ये कहानी उस भारतीय जासूस की है जो नाम, धर्म और पहचान बदलकर पाकिस्तान के अंदर पहुंचा। पाकिस्तान की फौज में भर्ती हुआ, मेजर रैंक तक पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की लड़की से इश्क हुआ, पाकिस्तान में ही बच्चे को जन्म दिया। फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद भारत के एक दूसरे जासूस की गलती की वजह से पकड़ा गया। उसके बाद कई वर्षों तक अनगिनत यात्राओं को सहा और अपने हम वतन न लौटकर पाकिस्तान की सरजमी पर ही उसने अंतिम सांसें ली। इस महान जासूसी कहानियों को जासूसी गलियारों में बड़े फक्र से पढ़ा जाता है, सुना जाता है। नाम है रविंद्र कौशिक, जिसे द ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। एक था टाइगर फिल्म जो आई थी, वो इसी जासूस पर आधारित थी और आज हम आपको इसकी कहानी सुनाने वाले हैं। किसी और देश में जाकर जासूसी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश एक दूसरे मुल्कों में अपने जासूस भेजते हैं। लेकिन जासूस का पहुंचना, फौज में शामिल होना और फिर फौज में एक बहुत बड़े अधिकारी बन जाना, यह आम बात नहीं है। और यही बात है कि रविंद्र कौशिक को यह खास बनाती है। रविंद्र कौशिक पर 2 किताबें भी आई। पहली किताब मिशन टू पाकिस्तान और दूसरी किताब इंटेलिजेंस एजेंट टू पाकिस्तान। रविंद्र कौशिक का जन्म जो हुआ था वो 11 अप्रैल साल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। स्कूल में राजस्थान में इन्होंने पढ़ाई की। बचपन एक सामान्य बच्चे की तरह था, राजस्थान में ही खेले पढ़े भले। लेकिन थिएटर से इन्हें बहुत प्यार था और थिएटर करने के लिए ये लखनऊ पहुंचे थे, जब कहते हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान रॉ के किसी अधिकारी की इन पर नजर गई और उसने ये देखा कि ये लड़का जो है ये अभिनय में शानदार है, मिमिक्री जो है वो शानदार करता है और पल में अपने आप को ऐसे बदल लेता है कि कोई पहचान ही ना पाए कि पिछले पल यही वो लड़का था। और यहीं से रॉ को ये पसंद आए और फिर इनकी कहानी रॉ में बदल गई। इसके बाद बीकॉम में इन्होंने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद अपने माता पिता से कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। 2 साल दिल्ली रॉ में इनकी ट्रेनिंग हुई। कहा जाता है कि यह बहुत कड़ी ट्रेनिंग थी, क्योंकि रविंद्र कौशिक पंजाबी भाषा को पहले समझते थे, फिर इन्हें उर्दू भी सिखाई गई और उर्दू के साथ साथ मुस्लिम रीति रिवाजों में इन्हें ढाल दिया गया। सीखने की ललक और समझने की शक्ति ने इन्हें एक बेहतर जासूस बना दिया। और ये कहते हैं कि कुछ ही वक्त में पाकिस्तान को इन्होंने इतनी बखूबी से समझ लिया जो एक आम औसत पाकिस्तानी भी नहीं जानता होगा। पाकिस्तान और मुस्लिम रीति रिवाजों से ये रग रग से वाकिफ हो चुके थे और इस दौरान उर्दू भाषा पर इनकी पकड़ अच्छी हो चुकी थी, वहां की पंजाबी भाषा पकड़ अच्छी हो चुकी थी, इस्लाम के बारे में जानकारियां मिल चुकी थी। और पाकिस्तान भेजे जाने से पहले इन्हें दुबई में कुछ समय रखा गया और दुबई के साथ साथ इन्हें सऊदी अरब और कुछ और मुस्लिम देशों में भेजा गया, जहां जाकर इन्हें चेक किया गया कि क्या ये वाकई ढल गए हैं उस तरीके से जैसा इनको ट्रेनिंग मिली है। इसके बाद आया साल 1975, जब रविंद्र कौशिक को नया नाम, नई पहचान और नई जगह दी गई। नया नाम नबी अहमद। रविंद्र कौशिक से नबी अहमद बन गए। राजस्थान की श्रीगंगानगर से इनका नया पता जो था वो इस्लामाबाद कर दिया गया। और नए नाम नए पते के साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका खतना भी करवाया गया ताकि इन पर किसी को भी शक ना हो सके और इंडियन रिकॉर्ड्स इनके सारे हमेशा के लिए मिटा दिए गए। रविंद्र कौशिक, जिनका नाम नबी अहमद था, इसके बाद वो कराची पहुंचते हैं। कराची जाकर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहां से एलएलबी की पढ़ाई करते हैं। अब क्योंकि जासूसी करने का इनको बड़ा शौक था और इसी काम के लिए वो भेजे गए थे, तो इन्हें लगा कि अगर मैं सेना में शामिल हो जाता हूं तो मेरे लिए जासूसी करना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये कमीशन होते हैं। वहां से अच्छा काम करने के बाद, क्योंकि ये बहुत तेज तर्रार थे और पाकिस्तान के ही हो गए थे, किसी को शक नहीं था, तो इनको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिले और ये पहुंच गए मेजर रैंक पर, जिस दौरान इन्होंने भारत को तमाम गोपनीय जानकारियां लगातार प्रोवाइड करवाई। कहते हैं कि इसी बीच नबी अहमद यानी रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में ही एक लड़की अमानत से इश्क हो जाता है। अमानत के पिता जो थे वो पाकिस्तानी फौज के लिए वर्दी सिलने काम करते थे, दर्जी थे, और उनकी लड़की से इनको इश्क हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा इश्क करने लगते हैं। घर वालों की रजामंदी से इनकी शादी हो जाती है और इस शादी के बाद इनका एक बच्चा भी होता है। ये कहते हैं कि अमानत को कभी पता नहीं लग पाया कि अमानत किसके साथ रह रही थी। वो हमेशा ये मानती रही कि उसका पति नबी अहमद है और पूरे इस कार्यकाल के दौरान कभी भी उसे रविंद्र कौशिक के बारे में पता नहीं लगा।
उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि जिस शख्स से उसने मोहब्बत की या निकाह किया वो भारतीय है, पाकिस्तानी नहीं, वो नबी अहमद नहीं। अगर आप रविंद्र कौशिक के कीर्तमानों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि 1971 में बांग्लादेश के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव जो है वो चरम पर था। पाकिस्तानी फौज गुस्साई हुई थी, भारत को अस्थिर करना चाहती थी और पंजाब में खासतौर पर उसने अपनी भूमिका सक्रिय कर दी थी। पाकिस्तानी फौज जब भी कोई प्लानिंग करती भारत को परेशान करने के लिए, कोई हमला करवाने के लिए, तो कहते हैं कि भारतीय फौज को उस बारे में जानकारी लग जाती थी और कई सारे पाकिस्तान के ऑपरेशन ऐसे थे जो असफल हो गए। और इस बीच में जितने भी ऑपरेशन असफल हुए या जितने भी खुफिया जानकारियां मिली जिससे भारत पाकिस्तान से 2 कदम आगे रहा, उसके पीछे यही रविंद्र कौशिक थे जो पाकिस्तान में नबी अहमद थे। ये जो नाम इन्हें मिला था द ब्लैक टाइगर, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनके सम्मान में दिया था। द ब्लैक टाइगर दिलचस्प कहानी है। 1971 से लेकर लगातार भारत की मदद करते रहे, लेकिन फिर एक भारतीय जासूस की गलती से इनका राज खुल गया। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जासूसी का जो पर्दाफाश हुआ था वो रविंद्र कौशिक की गलती से कभी नहीं हुआ। रविंद्र कौशिक ने भारत को तमाम इंफॉर्मेशन भेजी, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में कोई भी अधिकारी इन्हें पकड़ नहीं पाया। ये पकड़े तब गए जब भारत की तरफ से एक और जासूस इनायत को इनकी मदद के लिए पाकिस्तान भेजा गया और भारत से वो भी डिप्लॉय हुआ। लेकिन कहते हैं कि वो शख्स जासूसी में थोड़ा कच्चा था और उसकी लापरवाही की वजह से पाकिस्तान के अधिकारियों ने उस शख्स को पकड़ लिया। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने जब टॉर्चर किया उगलवाने के लिए राज, तो उस राज उगलवाने के दौरान वो शख्स टूट जाता है और धीरे धीरे सारे राज जो है वो खोल देता है। वो बताता है कि कैसे भारत की तरफ से एक जासूस पाकिस्तान में प्लांट किया गया जो पाकिस्तान की फौज तक पहुंच चुका है, बड़ा अधिकारी है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक ट्रैप डाला गया जहां पर उस जासूस के जरिए रविंद्र को बुलाया जाता है और एक पार्क में मिलने बुलाते हैं जहां पर रविंद्र पहुंचते हैं और पाकिस्तान की फौज उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। द ब्लैक टाइगर का राज जो है वो 29 साल की उम्र में खुल जाता है। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र कम थी और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन सजाए मौत को बाद में पाकिस्तान के अंदर आजीवन कारावास से बदल दिया गया और वहां से लेकर अंतिम क्षणों तक वो पाकिस्तान में ही। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जासूसी का जो पर्दाफाश हुआ था वो रविंद्र कौशिक की गलती से कभी नहीं हुआ। रविंद्र कौशिक ने भारत को तमाम इंफॉर्मेशन भेजी, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में कोई भी अधिकारी इन्हें पकड़ नहीं पाया। ये पकड़े तब गए जब भारत की तरफ से एक और जासूस इनायत को इनकी मदद के लिए पाकिस्तान भेजा गया और भारत से वो भी डिप्लॉय हुआ। लेकिन कहते हैं कि वो शख्स जासूसी में थोड़ा कच्चा था और उसकी लापरवाही की वजह से पाकिस्तान के अधिकारियों ने उस शख्स को पकड़ लिया। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने जब टॉर्चर किया उगलवाने के लिए राज, तो उस राज उगलवाने के दौरान वो शख्स टूट जाता है और धीरे धीरे सारे राज जो है वो खोल देता है। वो बताता है कि कैसे भारत की तरफ से एक जासूस पाकिस्तान में प्लांट किया गया जो पाकिस्तान की फौज तक पहुंच चुका है, बड़ा अधिकारी है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक ट्रैप डाला गया जहां पर उस जासूस के जरिए रविंद्र को बुलाया जाता है और एक पार्क में मिलने बुलाते हैं जहां पर रविंद्र पहुंचते हैं और पाकिस्तान की फौज उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर लेती है। द ब्लैक टाइगर का राज जो है वो 29 साल की उम्र में खुल जाता है। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र कम थी और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन सजाए मौत को बाद में पाकिस्तान के अंदर आजीवन कारावास से बदल दिया गया और वहां से लेकर अंतिम क्षणों तक वो पाकिस्तान में ही रहे, वहीं मर गए। कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज ने कभी रविंद्र कौशिक को सियालकोट, कभी लखपत या कहीं और जेलों में वहां पर रखा, तमाम तरह की यातनाएं दी, भरपेट खाना न देने से लेकर शारीरिक प्रताड़नाएं, और इसका असर यह हुआ कि उन्हें टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। साल 2001 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच 1 साल के भीतर उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है अपने बेटे के गम में। बहुत उम्र नहीं थी रविंद्र कौशिक की और कम उम्र में भारत के लिए जो कुछ होकर गए उसे याद कर हम सभी का सीना फक्र से ऊंचा हो जाता है। हालांकि रविंद्र को आखिरी क्षणों में भारतीय एजेंसी से बहुत शिकायतें रहीं। 1987 में गिरफ्तार किए जाने से लेकर 2001 में मृत्यु तक
ये कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक ने उस दौर की भारत सरकार को तमाम बार खत लिखे, तमाम बार भारत सरकार उस दौर में जो थी उससे अपील की कि उन्हें बचाया जाए, लेकिन भारत सरकार ने मानो उन्हें त्याग दिया था। उनकी खोज खबर नहीं की गई, उनके बारे में कोई जानकारियां नहीं ली गई। ये कहा जाता है कि यह नियम होता है कि जासूसी में पकड़े जाने पर सरकार पल्ला झाड़ लेती है, और यह कोई भी सरकार हो। हालांकि रविंद्र ने अपनी मृत्यु से पहले जो खत लिखा था, जिसे कई अखबारों ने, हिंदुस्तान टाइम्स और टेलीग्राफ ने छापा भी था, उसमें लिखा कि अगर वो अमेरिका जैसे देश के लिए काम करते तो शायद उन्हें छुड़ा लिया था 2-3 दिन के अंदर ही। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद उन्हें त्याग देना, ये उनके लिए तो खत था और वो उनके लिए एक सदमे जैसा था। रविंद्र कौशिक का परिवार जो है वो भी लगातार सरकार से मांग करता रहा कि सरकार उन्हें छुड़वा ले। उस दौर की सरकारों में कहते हैं कि उनकी मां लगातार जाया करती थी 1987 से लेकर, और समय समय पर वो सरकारों से जब पूछती कि क्या किया जा रहा है तो ये होता कि पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। लेकिन ये बातचीत कहां तक चली, क्या हुआ, कितनी कहानी आगे बढ़ी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कहते हैं कि शुरुआत में रविंद्र कौशिक के परिवार को 500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन बाद में यह मदद बढ़ाकर 2000 हो गई। लेकिन 1996 के आसपास जब उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सरकार की तरफ से यह मदद भी बंद कर दी गई। तो उस दौर की तत्कालीन सरकारों पर ये आरोप लगते हैं, और इसको लेकर कई बार जब लोग ये खबरें पढ़ते हैं तो नाराज हो जाते हैं। कई लोग सुरक्षा से जुड़े हुए कहते हैं कि सरकारों के हाथ में कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब जासूस तैयार किए जाते तो उन्हें बताया जाता है कि आप उस पेशे में जा रहे हैं जहां पर शायद नाम न मिले, तकलीफें मिले, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया। उनकी मां अक्सर कहती थी कि 20,000 हिंदुस्तानियों को उसने बचाया है, लेकिन उसके बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। खैर, रविंद्र कौशिक भले ही ना बचे हों, लेकिन वो हमारे बीच में अजर अमर हैं। और हिंदुस्तान में जब भी जासूसी की बात कही जाएगी, जब भी जासूसों का इतिहास लिखा जाएगा, उन लोगों का इतिहास जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया, तो उन अनसंग हीरो में इनका नाम सबसे पहले टॉप पर आएगा। सलाम रविंद्र कौशिक जी को।